ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? बाबा, आज चलो, मैं भी चलता हूँ आपके साथ खेतों में काम करने। नहीं बेटा, आज नहीं, तुम रहने दो। मैं फिर कभी तुमको खेत में ले चलूँगा, क्योंकि तुम देख रहे हो आज कितनी जोरों की धूप निकली है। ठीक है बाबा, आज मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन दूसरे दिन आप मुझे पक्का ले जाना। हाँ बेटा, जरूर। ठीक है। और कोमल, तुम भी आज से जरा देर से आना, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़्यादा ही काम करना है। एक छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे होते थे, लेकिन किसानों की किस्मत अक्सर रूखी रहती थी। लेकिन इसी गांव में एक राकेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी कोमल और प्यारे बेटे बिट्टू के साथ रहता था। राकेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो कड़ी मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां उगाता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राकेश अपने खेत पर पहुंच जाता है और शाम तक मिट्टी में रमा रहता है। उसकी मेहनत और लगन ही उसके परिवार का सहारा थी। हे भगवान, ये गर्मी तो जानलेवा है। अगर ऐसी ही गर्मी रोज पड़ेगी तो मेरी सारी फसलें सूख जाएगी। क्या करूं मैं? अगर ऐसा हुआ तो बिट्टू और कोमल क्या खाएंगे? अरे कोमल, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ राकेश, थोड़ा पानी पी लो। ये धूप तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है और आप उदास लग रहे हैं। क्या बात है? कोमल, क्या बताऊं, इस बार फसल अच्छी नहीं हो रही है। बाजार में सब्जियां कम जाएंगी तो कमाई भी कम होगी, और ऊपर से इस बार तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो राकेश, भगवान सब ठीक करेंगे और देखना हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ पिताजी, माँ, देखो मैंने क्या पकड़ा है। वाह बिट्टू, ये तो बहुत सुंदर है। जाओ, इसे उड़ने दो। हाँ ठीक है बाबा, लेकिन अब मेरी ये दोस्त है और मेरे साथ उड़ना इससे अच्छा लगता है। हाँ ये देखो, उड़ गई। राकेश और कोमल अपने बेटे को देखकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताएं भूल जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं होती। राकेश की उगाई हुई सब्जियां ताजी और स्वादिष्ट होती थी। वो हर हफ्ते उन्हें गांव के बाजार में बेचने जाता था। थोड़ी सी कमाई से ही उसके परिवार का गुजारा चलता, लेकिन इस साल गर्मी ने राकेश की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। तपती धूप और कम बारिश के कारण सब्जियां ठीक से बढ़ ही नहीं पा रही थी। आज तो ज्यादा सब्जी हुई नहीं। चलो कोई बात नहीं, इतनी ही सब्जी बेच देता हूँ। हाँ चलो। अरे राकेश, आज तुम इतने कम सब्जी लेकर आए हो, क्या हुआ? सब्जी नहीं हो रही है क्या? मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि तुम जितने सब्जी उगाते हो वो सारी सब्जियां को कालू भाई को बेच दो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। नहीं भोलू भाई, मैंने तो तुम लोगों को बहुत बार बोल दिया है कि मैं अपनी मेहनत के उगाए हुए सब्जियों को कम दाम में नहीं बेचूंगा। अच्छा ठीक है राकेश भाई, अब तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि अगर कालू भाई को गुस्सा आ गया तो ना जाने तुम्हारी ये सब्जी कौन खरीदेगा। हाँ अच्छा ठीक है भोलू भाई, मैं चलता हूँ, इन्हें बेचना भी है। भोलू कालू का दोस्त था, जो गांव के सभी गरीब किसानों की सब्जियों को कम दामों में खरीदने की जबरदस्ती करता था। लेकिन राकेश सारे लोगों से अलग था। वो मानता था अपनी मेहनत के उगाए हुए सब्जियों को वो खुद बाजार में बेचेगा, और उसने ऐसा ही किया। इसलिए काफी गांव वाले राकेश से ही सब्जी लेना पसंद करते थे। अरे नहीं कालू भाई, उससे तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो है तो एक ही बात पे अड़ा है कि वो खुद ही बाजार में अपनी सब्जियों को बेचेगा। हाँ अच्छा ऐसी बात है, अब लगता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तब गांव के बाकी किसान भी हमसे अपना सब्जी बेचना बंद कर सकते हैं। हाँ
कुछ दिन बाद गांव में बारिश आती है। बारिश आने के कारण राकेश बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके फसल भी थोड़े मोड़े सही हो रहे थे। तभी दूसरे दिन सूरज की पहली किरणों के साथ राकेश खेतों की तरफ निकल जाता है काम करने। तभी उसे रास्ते में एक गांव वाला मिलता है। अरे राकेश भाई, और बताओ क्या हाल है? आजकल दिखाई नहीं देते हो तुम। हाँ भाई, वो तो थोड़ा ज़्यादा कम होता है, और वैसे भी मैं अपनी सब्जियों को कालू भैया को नहीं देता ना, इसलिए मुझे ही बाजार जाकर खुद से सारी सब्जियां को बेचना पड़ता है। अच्छा, हाँ भाई, ये तो तुम सही बोल रहे हो। ये भी एक अलग काम है। एक तो खेत में काम करो, फिर उसे बाजार जाकर बेचो। चलो भाई, तुम जाओ खेतों में काम करने, और मैं भी चलता हूँ। राकेश अपने खेतों में पहुंचता है और लगन से मेहनत करने लगता है। आज राकेश अपने कामों में इतना खो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कब शाम हो गई है। अरे ये क्या, शाम भी हो गई? चलो सही ही है, मेरा आज का काम भी खत्म हो गया। कल बारिश होने के कारण अब देखो सब्जियां थोड़े बड़े अच्छे होने लगी है। हाँ चलो घर चलता हूँ, बिट्टू इंतजार कर रहा होगा। राकेश घर जाते वक्त सोचता है वो बाजार के रास्ते होते हुए घर जाए, ताकि उसे भी बाजार के बारे में कुछ पता चल सके। आखिर वो भी अगले हफ्ते अपनी सब्जियों को बेचने आने वाला था। लेकिन जैसे ही राकेश बाजार पहुंचा, उसने वहां कालू और उसका साथी भोलू मिला। अरे राकेश, आज शाम को बाजार में घूम रहे हो? वो क्या है ना भाई, मैं थोड़ा खेतों में काम करके आ रहा था, इसलिए सोचा कि बाजार के रास्ते ही चलूं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई आज तू ये बता कि तू हमें अपने उगाए हुए सब्जी बेच रहा है कि नहीं? अरे कालू भैया, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं खुद ही अपनी सब्जियों को बेच सकता हूँ, तो भला मैं आपको क्यों बेचूं? और वो भी आप लोग कम दामों में सब्जियाँ लेते हो और मैं बाजार में थोड़ा ज़्यादा दाम में बेच देता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो चल ठीक है, तू जा। अब हम तो तुझे कभी नहीं बोलने वाले कि तुम हमें अपनी सब्जियों को दे दो। ये सुन राकेश वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दिन जब राकेश की फसल थोड़ी बेहतर होने लगी थी और उसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आने लगी थी, तब कालू ने एक बुरी चाल चली। उसने अपने साथी भोलू के साथ मिलकर राकेश के खेत को बर्बाद करने की योजना बनाई। मालिक, आपने जो कहा है वो मैं समझ गया। सुबह होने से पहले ही राकेश की सारी सब्जियां मिट्टी में मिला दूंगा। बहुत अच्छे बोलो, इसे कहते हैं काम की बात। कल जब वो अपनी बर्बाद फसल देखेगा तो उसे पता चलेगा कि कालू से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है। कालू और भोलू अपने कुछ आदमियों के साथ राकेश के खेतों में घुसकर उसके सारे फसल और सब्जियों को बर्बाद करने लगते हैं। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो लोग चुपके से वहां चले जाते हैं। अगली सुबह जब राकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ खेत पर पहुंचा, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। लहलहाती सब्जियां पैरों से रौंदी हुई थी और खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? शांत हो जाओ राकेश, हिम्मत मत हारो। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना जरूर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पिताजी, माँ, क्या हुआ? ये सब कौन कर गया? राकेश और कोमल के पास बिट्टू के सवाल का कोई जवाब ना था। उनकी आंखों में आंसू और दिल में निराशा भरी हुई थी। गांव के लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राकेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था और उसके साथ ऐसा होना किसी को भी अच्छा न लगा। राकेश बेटा, ये बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हिम्मत मत हारो। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन काका अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम क्या खाएंगे? बिट्टू की पढ़ाई कैसे होगी? देखो राकेश, कभी कभी ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन
हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। तुम मेहनती हो और भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भूपेंद्र के वर्ड्स ने राकेश को थोड़ी हिम्मत दी, लेकिन उसके सामने अभी भी एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास ना तो बीज खरीदने के पैसे थे और ना ही खेत में दोबारा काम शुरू करने की ताकत। कुछ दिन तक राकेश और कोमल बहुत परेशान रहे। बिट्टू भी अपने माता पिता को उदास देखकर चुपचाप रहता था। घर में खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा था। अरे राकेश, आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? आप बाहर जाकर कुछ दूसरा काम क्यों नहीं देखते? हाँ कोमल, तुम सही बोल रही हो। अब तो मुझे कुछ और देखना ही होगा। और वैसे भी हमारा अनाज भी खत्म होने को आया है। ठीक है कोमल, मैं आज बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। एक दिन राकेश घर से बाहर निकल गया, लेकिन वो गांव के बाहर जंगल में भटक रहा था। वो निराश और हताश था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक छोटा सा तालाब था और उसके किनारे कुछ अजीब तरह के पौधे उगे हुए थे। उन पौधों पर रंग बिरंगी और चमकदार सब्जियां लगी हुई थी। ये कैसी जगह है? मैंने तो पहले कभी ऐसे पौधे नहीं देखे। वो उन अनोखी सब्जियों को ध्यान से देखने लगा। उनमें से एक सब्जी सुनहरी रंग की थी और वो हीरे की तरह चमक रही थी। राकेश ने डरते डरते उस सब्जी को तोड़ लिया। जैसे ही राकेश ने उस सब्जी को तोड़ा, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। हे दयालु किसान, तुमने मुझे छुआ है। मैं एक जादुई सब्जी हूँ। जो कोई भी मुझे खाएगा उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। राकेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में ये एक जादुई सब्जी है? वो सुनहरी सब्जी को लेकर घर वापस आया। कोमल और बिट्टू उसे देखकर चिंतित हो गए। राकेश, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। कोमल देखो, मुझे क्या मिला है। ये तो बहुत सुंदर सब्जी है पिताजी, क्या हम इसे खा सकते हैं? राकेश ने उस जादुई सब्जी के बारे में कोमल को सब कुछ बताया। पहले तो कोमल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राकेश ने उस सब्जी का एक छोटा सा टुकड़ा खाया तो उसकी सारी थकान और निराशा पल भर में गायब हो गई। उसे एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस हुआ। ये सच है, ये तो वाकई जादुई सब्जी है। हाँ कोमल, ये एक जादुई सब्जी है और ये कभी खत्म भी नहीं होती। ये हर दूसरे दिन फिर से वैसे ही हो जाती है जैसे पहले थी। उस दिन के बाद से राकेश और उसके परिवार की किस्मत बदल गई। वो सुनहरी सब्जी जितनी बार भी काटी जाती, उतनी ही जल्दी दोबारा उग आती थी। अब राकेश उस सब्जी को अपने खेतों में जब डाला तो दूसरे ही दिन उसके खेतों में हरी भरी सब्जियां आ गई थी। राकेश ने फिर से पहले की तरह इन सब्जी को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। उसकी चमक और अनोखे स्वाद के कारण लोग उसे ऊंचे दामों पर खरीदने लगे। उसने अपने खेत को फिर से हरा भरा कर दिया। चलो, आज तो पूरे सब्जी बिक गए और मेरी सब्जी तो अब पूरे गांव को लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये सब उस जादुई सब्जी के कारण हुआ है। हाँ, कल से और थोड़ी ज्यादा सब्जी लेकर आऊंगा, जिससे गांव वालों को अच्छी और कम दामों में सब्जी मिल जाए। हाँ। राकेश की तरक्की कालू और भोलू देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था उसने इतनी जल्दी फिर से अपने खेतों में इतनी अच्छी और हरी भरी सब्जी कैसे उगा पाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अचानक राकेश ने क्या कर दिया। देखो तो, ये गरीब राकेश आजकल कितने ठाट से घूम रहा है। जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ मालिक, ये तो है। और मैं तो कुछ गांव वालों से सुना है कि उसके पास कोई जादुई सब्जी है। कालू को ये सुनकर और भी गुस्सा आया। वो राकेश से उसकी जादुई सब्जी छीन लेना चाहता था। एक दिन कालू और भोलू छिपकर राकेश के खेत में घुस गए। उन्होंने उस सुनहरी सब्जी के पौधे को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। कहाँ है वो जादुई पौधा? मुझे उसे हर हाल में पाना होगा। मालिक, ये खेत तो बहुत बड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा
कि वो पौधा कहाँ है। तभी खेतों में कुछ आवाज सुन राकेश वहाँ आ गया और उन्हें अपने खेत में देखकर गुस्सा हो गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी खेत में चोरी से घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुम मेरी जादुई सब्जी चुराने आए थे। दूसरे दिन जब राकेश ने इस कालू और भोलू को गांव के सरपंच के पास ले गया, तब कालू और भोलू पकड़े जाने पर बहुत शर्मिंदा हुए। गांव के लोगों ने उन्हें देखकर फटकारा। तुम जैसे बुरे लोगों को सबक जरूर मिलना चाहिए। रामू ने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है और तुम उसे छीनना चाहते हो। देखो कालू, लालच बुरी बला है। तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरों की तरक्की देखकर जलना अच्छी बात नहीं है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राकेश से माफी मांगी और वादा किया वो कभी किसी गरीब किसान को परेशान नहीं करेगा। राकेश ने बड़े दिलवाला दिखाते हुए कालू को माफ कर दिया। उसने समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने में। उस दिन के बाद से गांव में सब लोग खुशी से रहने लगे। राकेश ने अपनी जादुई सब्जी से कमाए हुए धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने स्कूल और अस्पताल बनवाया और गरीब लोगों की मदद भी की। कर्मापुर गांव में राकेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। राकेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। राकेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। राकेश की तरह ही इस गांव के सारे लोगों में अधिकतर लोग खेती कर अपना पेट पालते थे। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। राकेश की फसलें भी सूख गई। राकेश और गीता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे, अब हम लोग इस महीने क्या करेंगे? हमारी तो फसल भी खराब हो गई। अरे गीता, तुम चिंता ना करो। और सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे गांव में सभी की खेतों में सूखा पड़ गया है और सारे गांव वाले भी परेशान हैं। अरे, आप मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देते। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिनों का ही खाना है और ये खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? अरे गीता, तुम बहुत चिंता करती हो, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो तुम सही ही बोल रही हो। गीता, हमें जाके सरपंच जी से कुछ मदद मांगनी होगी। मैं आज ही जाता हूँ सरपंच जी के पास। गांव में सारे किसान परेशान थे। बस उन्हें छोड़कर जो गांव के थोड़े अच्छे व्यक्ति थे या फिर वो कुछ अपना व्यापार किया करते थे जिससे उनको कोई समस्या नहीं आई। राकेश सरपंच के पास पहुंचा मदद मांगने। लेकिन जब राकेश पहुंचा तो वो देखा कि उसकी तरह और भी किसान वहां आए हुए हैं मदद मांगने। सरपंच जी, गांव में सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई है और अब तो हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिनों का ही खाना है। हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे राकेश, मुझे पता है कि आप लोगों की फसल खराब हो गई है, लेकिन मैं अभी एक साथ तुम लोगों की मदद कैसे करूं? पर आप लोग चिंता ना करें, मुझे कुछ समय दे दे। मैं इस समस्या के बारे में दूसरे गांव के सरपंच से बात की है। जैसे ही उनकी तरफ से कोई मदद आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। पर सरपंच जी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम जैसे गरीब किसान क्या करेंगे तब तक? देखो भाई, आप लोग कुछ समय इस कठिनाई भरी समय को काटने की कोशिश करें। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ। गांव के बाकी किसानों की तरह राकेश भी सरपंच के यहाँ से उदास होकर वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगता है। जब राकेश अपने घर आता है तब गीता उससे बोलती है, अरे आप खाली हाथ आ गए? आप तो कुछ मदद मांगने गए थे ना सरपंच जी के पास? हाँ गीता,
पर सरपंच जी के पास मेरी तरह और भी किसान आए थे और सरपंच जी सबकी एक बार में तो मदद कैसे करते, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। लेकिन सरपंच जी ने कहा है कि उन्होंने कुछ मदद मांगी है दूसरे गांव के सरपंच से। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे पास अब बस थोड़े से ही अनाज बचे हैं। अब क्या करें हम? अरे गीता, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी हमारे पास 2 दिन का समय है, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा, तुम देखना। अरे आप क्यों नहीं अपने दोस्त हीरा से मदद मांगते हैं? वो तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और आपके खास दोस्त भी, और वो हमारी मदद अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ गीता, तुम सही कह रही हो, हीरा हमारी जरूर मदद करेगा। रुको, मैं कल ही जाता हूँ उसके पास। राकेश और गीता आज रात का खाना खा के सोने चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि कल उनकी हीरा मदद करेगा। हीरा एक कठोर दिल का व्यक्ति था जो हमेशा अपना मुनाफा देखता था। वो गांव के बाजार में कम दामों में फल लाकर महंगे दामों में बेचा करता था। सुबह होती है, राकेश और गीता हीरा के घर की तरफ निकल जाते हैं। राकेश हीरा के घर के पास पहुंचता है और हीरा को आवाज लगाता है। हीरा भाई कहाँ हो? जरा बाहर आना। अरे ओ हीरा भाई, अरे बाहर आओ भाई। अरे ये बार बार कौन आ जा रहा है? लगता है फिर कोई गरीब किसान होगा और पैसे मांगने आया होगा। रुको, अभी आता हूँ। अरे रुको भाई, आता हूँ, रुको। अरे राकेश, तुम यहाँ क्या काम है, बताओ। अरे हीरा भाई, तुम तो जानते ही हो कि गांव में सूखे के कारण हमारी भी फसल खराब हो गई है। अरे तो मैं क्या करूं? तुम लोगों की फसल खराब हुई है तो क्या मैं जाके फसल ठीक कर दूं? तुम सरपंच के पास क्यों नहीं जाते हो? अरे हीरा भाई, मैं गया था सरपंच के पास, वो बोले कि कुछ दिन तक इंतजार करने के लिए। अगर तुम हमें कुछ पैसे उधार देते तो हमारी बहुत मदद हो जाती। हाँ हाँ, मुझे सब पता था। ले दे के तुम जैसे गरीब किसान पैसे पे ही आने वाले हो। अरे देखो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। हाँ, तुम किसी और के पास जाओ। अरे हीरा भाई, तुम ऐसे बर्ताव करोगे मुझे कभी पता नहीं था। तुम तो मेरे खास दोस्त थे। राकेश जिस उम्मीद लगाए हीरा के पास गया था, उसके सारे उम्मीदों में पानी फिर गया था। अब राकेश बहुत उदास था। वो और उसकी पत्नी गीता घर लौट आए। राकेश हीरा के बर्ताव को देख बहुत नाराज था। आखिर हीरा उसका खास दोस्त था। तभी गीता राकेश को चिंता में देख बोली, अरे आप दुखी क्यों होते हैं? अभी हमारे पास 1 दिन का अनाज है और आप ही न बोले हैं कि कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। अरे गीता, मैं हीरा के बर्ताव पर बहुत गुस्सा हूँ। उससे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आप चिंता न करिए। सुबह होती है और अब राकेश के घर में जरा सी भी अनाज नहीं बची थी। तभी गीता के मन में एक बात आती है। अरे मैं क्या बोलती हूँ, हम लोग जंगल जाते हैं, वहाँ हमें कुछ फल तो जरूर मिल जाएंगे खाने को। हाँ गीता, ये अच्छा विचार है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। गीता के बात सुनकर राकेश अब जंगल की तरफ निकल जाता है फल ढूंढने। जैसे ही राकेश जंगल में जाता है, तब वो देखता है कि यहाँ भी कोई फल नहीं है। पहले से ही सारे गांव वाले फल तोड़कर ले गए हैं। राकेश उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद राकेश जब जंगल के अंदर जाता है तो उसको एक पेड़ दिखता है जिस पर थोड़े से फल थे। चलो, कम से कम ये तो फल मिले। आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ता। चलो जल्दी से इन्हें तोड़ लेता हूँ। तभी राकेश सारा फल तोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जब राकेश घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, तब उसके सामने एक साधु आते हैं और राकेश को देख बोलते हैं, अरे बेटा, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम पूरे जंगल में कुछ ढूंढते फिर रहे हो। हाँ बाबा, वो क्या है कि हमारे गांव में बहुत सूखा पड़ गया है और हमारे पास अब कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए मुझे जंगल में कुछ फल या सब्जी ढूंढने आया हूँ। अच्छा,
तो ये बात है, मैंने तुमको देखा, तुम बहुत परिश्रमी और दयालु हो। तुम्हारे इस मेहनत की वजह से मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी ये अनाज की समस्या खत्म हो जाए। साधु राकेश को एक बीज देता है और बोलता है कि उसको अपने घर के पीछे रख देना, देखना पूरे दिन चमत्कार होगा। ये बोलकर साधु गायब हो जाती है। तभी राकेश कुछ फल और इस रहस्यमय बीज के साथ घर आ जाता है। राकेश घर आकर वही करता है जैसा कि उस साधु ने बोला था और गीता को भी पूरी बात बताता है। कुछ समय बाद जब सुबह हुई तब राकेश और गीता बहुत हैरान थे। अरे देखिए तो, वो बीज एक पेड़ बन गया है और तो और इसमें कितने सारे फल हैं। हाँ गीता, मैंने बोला था ना, वो बाबा कुछ ना कुछ रहस्यमय बीज दिए थे। ये उसी का नतीजा है। अब तो हमें खाना खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए इतने सारे फल हैं इस पेड़ पर। हाँ गीता, और मेरे मन में एक सुझाव आया है, क्यों ना मैं इन सारे फल में से कुछ फल बाजार में बेचा करूं, जिससे हमारे जैसे गरीब किसानों को भी बहुत फायदा होगा। गीता को राकेश की बात सही लगती है। वो इस रहस्यमय पेड़ में से रोज कुछ फल तोड़ लेता और बाजार चला जाता था बेचने। राकेश की फल सारे गांव वाले खरीदने लगे, क्योंकि राकेश एक तो अपने फल कम दामों में बेचा करता था और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको मुफ्त में भी दे दिया करता था। धीरे धीरे राकेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब राकेश के घर अनाज भी था। लेकिन राकेश की ये खुशी देख हीरा बहुत गुस्सा हो रहा था। अरे ये राकेश रोज इतने सारे फल कहाँ से लेके आता है? ये तो मेरा पूरा व्यापार खराब कर देगा। इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन जब राकेश अपने सारे फल बेचकर घर वापस जा रहा था, तभी हीरा उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते हीरा को वो रहस्यमय पेड़ दिख गया, जिससे राकेश रोज फल तोड़कर बाजार में बेचा करता था। हीरा उस पेड़ को देखकर जल्दी से अपने घर भागता हुआ आ गया। अरे ये कौन सी पेड़ है जो राकेश के घर के पीछे उगा है? लगता है ये कोई रहस्यमय पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल है। मैं एक काम करता हूँ, जब राकेश और उसकी बीवी सो रहे होंगे तब मैं रात को वो पेड़ के सारे फल तोड़ लूंगा। अब देखता हूँ ये राकेश कैसे कम दामों में फल बेचता है। और ठीक ऐसे ही किया हीरा ने। जैसे ही रात हुई, हीरा राकेश के घर के पीछे चला गया और उस रहस्यमय पेड़ के सारे फल तोड़ वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हीरा बाजार में पहले ही पहुँच गया और राकेश का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि अपनी गाड़ी में बहुत सारे फल फिर से लेकर आ गया है और फिर से वो फल बेच रहा है। अरे मैंने तो वो पेड़ के सारे फल तोड़ दिए थे, तो फिर से वो राकेश फल कहाँ से लाया? लगता है वो पेड़ पर कभी फल खत्म नहीं होते। मुझे कुछ और करना होगा। तभी हीरा के मन में एक तरकीब आती है और वो चला जाता है राकेश के घर पेड़ को काटने। उसे लगा कि अगर वो इस पेड़ को काट देगा तो राकेश कभी फल नहीं बेच पाएगा। लेकिन जैसे हीरा उस पेड़ को काटा तब वो पेड़ हीरा के ऊपर ही गिर गया और हीरा उसी समय पेड़ से दब के बेहोश हो गया। सुबह में जैसे ही राकेश को पता चला, राकेश सरपंच के साथ उस हीरा के उठने का इंतजार कर रहा था। जब हीरा होश में आया तब अरे सरपंच जी, अब मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो जल्दी। नहीं, अब तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा। तुम इस पेड़ को क्यों काटे? अरे सरपंच जी, मैं राकेश को इतने सारे फल बेचता नहीं देख पाया और राकेश की वजह से मेरा व्यापार भी खराब हो गया, इसलिए मैंने इस पेड़ को काटने की कोशिश की, पर ये पेड़ तो मेरे ही ऊपर गिर गया। मुझे माफ करो सरपंच जी।
अरे हम नहीं, अब तो तुझे ये राकेश ही माफ कर सकता है, नहीं तो तुमको सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस पेड़ से ही दबकर 2 दिन तक ऐसे ही रहोगे। अरे नहीं सरपंच जी, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हीरा की ये शक्ल देखकर राकेश को दया आ जाती है और राकेश हीरा को बांध कर उस पेड़ से बाहर निकाल देता है। अब राकेश के पास वो पेड़ भी नहीं था जिससे वो बाजार जाकर फल बेच पाए। इसीलिए राकेश और गीता बहुत उदास हो गए। तभी दूसरे दिन राकेश के घर के पीछे फिर से वो पेड़ आ जाता है और फिर से राकेश और गीता खुश हो जाते हैं और बाजार जाके गरीब लोगों को कम दामों में फल बेचा करते थे।